तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आज की सेशन में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो नया वाला क्वेश्चन बैंक लॉन्च हुआ है सेकंड एडिशन का, उस बुक के सेट नंबर 2 का डिस्कस कराने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सेट नंबर 2 को। और ये कोई आम सेट नहीं है बल्कि बिहार दरोगा मद निषेध का जो 64 पदों के लिए एग्जाम हुआ था मेंस परीक्षा, या उसी का प्रश्न पत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है दोस्तों, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बिंदेश्वर पाठक को, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आइए इसके पॉइंट्स को जान लेते हैं। हर क्वेश्चन का हम पॉइंट्स पर फोकस करेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा 100 क्वेश्चन का है तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो इसमें पहला पॉइंट्स में दिया गया है कि बिंदेश्वर पाठक का जन्म बिहार के वैशाली जिले में 1943 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि इन्होंने भारत में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की दशा में सुधार और सामाजिक परिवर्तन हेतु 1970 में सुलभ इंटरनेशनल संस्था की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्हें 1991 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी मृत्यु 15 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में हुई थी। किसकी? बिंदेश्वर पाठक की। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा टीकाकरण से। टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। अब आइए इसको पॉइंट्स को थोड़ा जान लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट्स में दिया गया है कि मिशन इंद्रधनुष अभियान को भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 5 जून को मनाया जाता है। अब आइए इसको पॉइंट्स को जान लेते हैं। इसमें कहा गया है पहला पॉइंट्स में कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था। इसको आप याद रखिएगा। पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो है 1974 में मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या था? तो ये थीम था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन जो था ये विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम था। ठीक है। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसी को हम बताएंगे। ठीक है। बाकी हम इसका पीडीएफ दे देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप वहां से अच्छे से इसको कर लीजिएगा। ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, रियो डी जेनेरियो में। अब आइए इसके पहला पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट्स में दिया गया है दोस्तों, वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डे जेनेरियो शहर में पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी तत्कालीन, आइए थोड़ा सा इधर भी है, इसमें तत्कालीन समस्याओं का समाधान खोजने के उद्देश्य से पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट पॉइंट है, इस सम्मेलन में सतत विकास हेतु वैश्विक कार्य योजना एजेंडा 21 को अपनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? ठीक है, या कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में 2026 में फीफा विश्व कप आयोजित किया जाएगा। ठीक है। अब इसको पॉइंट्स को जान लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट्स में दिया गया है दोस्तों कि 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 जो है कतर में आयोजित किया गया, और विजेता जो था अर्जेंटीना था और उप विजेता था फ्रांस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया, विजेता स्पेन था और उप विजेता इंग्लैंड था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सेरिब्रम। मस्तिष्क का सबसे जो बड़ा भाग है वह है सेरिब्रम। अब आइए इसको पॉइंट्स को जान लेते हैं। तो इसमें देखिए दिया गया है कि मानव के मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। जो हमारा मानव है, जो मतलब मानव के मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? प्रमस्तिष्क और डाइनेसेफ्लॉन। ठीक है। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा पॉइंट्स में देखकर, पीडीएफ जब दे देंगे तो। ठीक है। अब आइए देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद का आकार होता है। मंत्रिपरिषद का आकार कैसा होता है? तो मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा का 15% होता है। लोकसभा का 15% होता है। अब इसके पॉइंट्स को जान लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट्स में दिया गया दोस्तों कि यह प्रावधान
यह प्रावधान 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में किया गया है। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चालक रहित विमान। चालक रहित विमान यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब इसको थोड़ा सा पॉइंट्स को जान लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट्स में दिया गया है दोस्तों कि डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य चालक रहित विमान है, और लक्ष्य जो है लक्ष्य गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित एक लागत प्रभावी पुनः उपयोग करने योग्य उच्च सबसोनिक हवाई प्रणाली है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसे डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान द्वारा विकसित तथा हिंदुस्तान के एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। यह 1.5 किलोमीटर की लंबाई के 2 लक्ष्य को भेद सकता है। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। आइए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील है। बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील कौन सी है? तो वह है आपकी कांवर झील, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब ये आइए इसका पॉइंट्स को देख लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट्स में दिया गया है कि कांवर झील को एशिया के सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर झील के रूप में जाना जाता है। गोखुर झील के रूप में जाना जाता है। यह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। कहाँ है? बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है आपका कांवर झील। नेक्स्ट पॉइंट है कांवर झील बिहार की पहली और देश की 49वीं रामसर साइट्स है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। अब आइए थोड़ा सा इसके पॉइंट्स को जान लेते हैं कि आर्किमिडीज का सिद्धांत है क्या। तो देखिए, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यही है आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। तो देखिए आपको बता दें कि जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो जिसमें मध्य प्रदेश भी आता है, और वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आपका मिजोरम। ठीक है, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और आपको बता दें कि जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा को माही नदी जो है 2 बार काटती है। कहाँ पर? गुजरात में। तो इसको भी आप याद रखिएगा। देखिए हम इसको फोकस कर रहे हैं पॉइंट्स को। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी की। गंगा नदी की सहायक नदी है बूढ़ी गंडक। ठीक है, अब इसके थोड़ा सा पॉइंट्स पर फोकस कर लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट्स में दिया गया है कि बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिले से बहते हुए खगड़िया जिला में गंगा नदी में मिल जाती है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स को थोड़ा जान लेते हैं। कह रहा है पहला पॉइंट्स में कि मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के पश्चात यह उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुरा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होते हुए अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी की लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह जबलपुर के पास भेड़ा घाट की संगमरमर सैलों को काटकर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो यह भी आपका क्वेश्चन आएगा कि धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो नर्मदा नदी करती है। ठीक है, किसके पास? तो जबलपुर के पास। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो 1312 किलोमीटर है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिली किसके द्वारा? बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किसके द्वारा मिली? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इलाहाबाद की संधि के द्वारा। इलाहाबाद की संधि के द्वारा। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स को जान लेते हैं। तो कह रहा है इसमें पहला पॉइंट्स में कि इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुआ। कब हुआ? 12 अगस्त 1765 को हुआ। किसके किसके बीच? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव
या लॉर्ड क्लाइव के मध्य में संपन्न हुआ था। जो इलाहाबाद का प्रथम संधि हुआ है दोस्तों 12 अगस्त 1765 को हुआ है और किसके बीच हुआ है? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के मध्य में हुआ है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? चुनाव आयोग का जो उल्लेख है वह किस अनुच्छेद में है? तो वह है दोस्तों 324 अनुच्छेद में, यानी अनुच्छेद नंबर 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख है। अब इसको थोड़ा पॉइंट्स को जान लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट्स में दिया गया है दोस्तों कि संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 के क तक चुनाव आयोग का उल्लेख है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है आपका 16 नंबर क्वेश्चन। राज्य सूची के विषय पर संसद कानून कब बनाती है? राज्य सूची के विषय पर संसद जो है कानून कब बनाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर राज्य सूची के विषय पर संसद जो है कानून बनाती है। ठीक है, अब इसके थोड़ा पॉइंट्स को आइए जान लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट्स में दिया गया है दोस्तों कि संविधान में राज्यसभा को 4 विशेष शक्तियां प्रदान की गई है जो लोकसभा के पास नहीं है। ठीक है, संविधान में राज्यसभा के पास 4 ऐसी विशेष शक्तियां प्रदान की गई है जो लोकसभा के पास नहीं है। कौन कौन सी, आइए उसको जान लेते हैं। तो पहला जो शक्ति है वह यह है कि यह संसद को राज्य सूची यानी अनुच्छेद 249 के विषय पर 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव करके विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। ठीक है, अब हम इसका PDF दे देंगे तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्त। देखते हैं आप नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? देशांतरीय विस्तार कितना है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक जो है भारत का देशांतरीय विस्तार है। अब आइए इसके पॉइंट्स पर फोकस कर लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट्स में दिया गया है दोस्तों भारत पूरी तरह से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच विस्तृत है, यानी फैला हुआ है। तो देखिए यहाँ पर अक्षांश का बात कर रहा है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत जो है फैला हुआ है या विस्तृत है। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। ठीक है, अब देखते हैं। अभी देखिए इसमें दिया है कि जो भारत का विस्तार है ना दोस्तों, यानी जो भारत फैला हुआ है, तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक में जो विस्तार हुआ है, यानी जम्मू कश्मीर का जो मांडा है और जो दक्षिण में जो आपका कन्याकुमारी है वहाँ तक जो विस्तार है वह है 3214 किलोमीटर में। ठीक है, और बात करें वहीं पश्चिम से लेकर पूरब तक, तो पश्चिम से लेकर पूरब तक जो विस्तार है वह है 2933 किलोमीटर। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली परत कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर। जो स्ट्रेटोस्फियर है ये पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली परत है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा पॉइंट्स को जान लेते हैं। तो देखिए वायुमंडल की संरचना में, ठीक है, वायुमंडल की संरचना आइए देख लेते हैं। वायुमंडल की संरचना जो है तापीय विशेषता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले है आपका क्षोभ मंडल। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं क्षोभ मंडल के बाद कौन सा मंडल है। तो क्षोभ मंडल के बाद है दोस्तों आपका समताप मंडल। समताप मंडल के बाद आपका क्या आता है? मध्य मंडल। मध्य मंडल क्या आता है? उसके बाद आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल। उसके बाद आता है आपका बहिर्मंडल। इस प्रकार आपका जो है बांटा गया है। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन। सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है? सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सीता माता की जयंती वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है सीता माता की जयंती। ठीक है, नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है? सर्वाधिक ऊंचाई पर जो बादल स्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पक्षाभ बादल। पक्षाभ बादल यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है,
आइए देख लेते हैं थोड़ा सा इसको पॉइंट्स को। तो कह रहा है कि बादलों का वर्गीकरण, औसत ऊंचाई के आधार पर बादलों को मुख्यतः 3 वर्गों में तथा 10 उपवर्गों में बांटा जाता है। अब को किस किस वर्ग में बांटा जाता है इसको आप पीडीएफ में देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नेपच्यून। नेपच्यून को जो है नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। नेपच्यून मतलब वरुण ग्रह, वरुण ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है। जिस प्रकार पृथ्वी को भी नीला ग्रह कहा जाता है उसी प्रकार जो है वरुण ग्रह को जो है नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा इसको पॉइंट्स को जान लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट्स में दिया गया है दोस्तों कि वरुण ग्रह मौजूद मीथेन गैस द्वारा लाल प्रकाश के अवशोषण के कारण वरुण ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। यह सौर मंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। क्या है? यह सौर मंडल का सबसे जो है ठंडा ग्रह है वरुण ग्रह, ठीक है। नेक्स्ट है अब 22 नंबर क्वेश्चन, किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था? गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन, ठीक है। आइजैक न्यूटन जो है ये गति के नियमों का प्रतिपादन किया था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं इसके पॉइंट्स को। इसमें पहला पॉइंट्स में दिया गया है दोस्तों, आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियमों को प्रतिपादित किया है। क्या किया है? जो आइजैक न्यूटन है उन्होंने 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक जो है प्रिंसिपिया उसमें गति के नियमों का प्रतिपादित किया है, ठीक है। अब कौन कौन से है? तो गति के जो 3 नियम है, जो आइजैक न्यूटन है उन्होंने गति के 3 नियम दिया है। तो आप यहाँ पर तीनों नियम दिया गया है, आप पीडीएफ में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आप हमारी बातों को समझने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में है, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण में क्या आवश्यक है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक है, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा इसको पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो कह रहा है दोस्तों पहला पॉइंट्स में कि प्रकाश संश्लेषण पौधे के हरे भाग सौर ऊर्जा को ग्रहण कर वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से अवशोषित जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एवं जल सहायक उत्पाद के रूप में निष्कासित होते हैं, ठीक है। तो यही है आपका प्रकाश संश्लेषण। अब आइए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अपघटक को। अपघटक को प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन से जो है पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है, ठीक है। अब इसके पॉइंट्स को जान लेते हैं, जितने भी इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट्स में दिया गया है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ। इस अधिनियम ने संविधान में एक नया भाग 9 सम्मिलित किया और इसे पंचायत नाम दिया गया। कह रहा है कि भाग 9 में अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 के 9 तक प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई और इस अनुसूची में जो है 29 कार्यकारी विषय वस्तुएं हैं यानी शामिल किए गए हैं, यानी पंचायती राज व्यवस्था को 29 विषय दिए गए हैं कार्य करने के लिए। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है? 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए थोड़ा सा जान लेते हैं पहला पॉइंट्स को। तो पहला पॉइंट्स में दिया गया है कि वर्तमान में संपत्ति के अधिकार भाग 12 में अनुच्छेद 300 के क के तहत एक विधिक अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर क्वेश्चन, बर्फ क्या है? बर्फ क्या है दोस्तों? तो बर्फ जो है ये आणविक ठोस है। क्या है? आणविक ठोस है, ठीक है। तो कह रहा है इसमें पहला पॉइंट्स में कि दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घटता है तथा आयतन जो है बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट कि बर्फ में अशुद्धि मिलाने पर गलनांक कम हो जाता है। अब आइए देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन को, सर्वोच्चता के सिद्धांत के
प्रतिपादक कौन थे? सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो है ये सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अब जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग है उनका कार्यकाल कब से कब है? तो उनका कार्यकाल था 1813 से लेकर 1823 ईस्वी तक, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन आपको बता दें कि ये अस्थाई नहीं बल्कि अस्थाई अध्यक्ष थे। जो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थाई थे, लेकिन ठीक है। और वहीं आपसे पूछेगा कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है पहला पॉइंट्स में कि कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा के गठन हेतु चुनाव जुलाई 1946 में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थाई, यहाँ पर देखिए फोकस हम कर रहे हैं, अस्थाई अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष निर्वाचित हुए, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है अब आपका 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यंग इंडिया। जो यंग इंडिया का पुस्तक है ये महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अब जो महात्मा गांधी है इनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखा गया है? तो यंग इंडिया लिखा गया है, हरिजन नामक पुस्तक लिखा गया है, और भी कुछ पुस्तक है उसको देख लेते हैं। जैसे में है नवजीवन भी है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये भी लिखा गया है, एथिकल रिलीजन ये भी लिखा गया है, पाथवे टू गॉड ये भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, तो ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, लघु पथन के समय परिपथ में क्या होता है? क्या मतलब बढ़ जाता है, क्या घट जाता है? तो लघु पथन के समय दोस्तों जो है धारा का मान बढ़ जाता है। लघु पथन के समय परिपथ में धारा का मान बढ़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पल्लवों ने। जो पल्लव वंश के शासक हैं उन्होंने महाबलीपुरम में सप्तरथ मंदिर का निर्माण करवाया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर क्वेश्चन। आइए अब 33 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों कि किस ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? किस ऐप को आरपीएफ जो है रेलवे पुलिस फोर्स है उसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रियल मैंगो। जो रियल मैंगो ऐप है उसको प्रतिबंधित किया गया है आरपीएफ के द्वारा। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 73%, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर जनगणना के बारे में कुछ दिया गया है तो पीडीएफ में आप समझ लीजिएगा कि जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में कितना साक्षरता दर है उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तासीगंग किस राज्य में है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र यानी जहां वोट पड़ता है तासीगंग किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। एक क्वेश्चन यह भी आता है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश आपको डायरेक्ट वहां पर उत्तर देना होता है, लेकिन यहाँ पर जब जगह का नाम दिया गया है तासीगंग तो आपका हिमाचल प्रदेश यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? तो देखिए इसका थोड़ा आंसर देख लेते हैं। तो आंसर में दिया गया है कि जो रानी दुर्गावती है ये गोंडवाना की शासिका थी। कहाँ की थी? गोंडवाना की शासिका थी। कह रहा है इसमें पहला पॉइंट्स में कि रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी को प्रसिद्ध राजपूत चंदेल सम्राट किरत राय के परिवार में हुआ था, ठीक है। रानी दुर्गावती को बचपन से ही तीरंदाजी तलवारबाजी का बहुत शौक था। रानी दुर्गावती का विवाह 1542 ईस्वी में गढ़कंटगा के शासक दलपत शाह से हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है यानी जीवाणु जनित है? जीवाणु जनित कौन सा रोग है इसमें? तो वह है टाइफाइड। टाइफाइड नामक जो बीमारी है वह जीवाणु जनित रोग है यानी बैक्टीरिया जनित रोग है,
ठीक है। अब इसमें दिया गया है कि बैक्टीरिया जनित कौन कौन से और रोग हैं उसको थोड़ा देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि कोढ़, हैजा, डिप्थीरिया, निमोनिया, टिटनेस, गोनोरिया, प्लेग, क्षय रोग, सिफिलिस इत्यादि जो है ये जीवाणु द्वारा यानी बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग है। विषाणु द्वारा भी दिया गया है, तो इसको आप पीडीएफ में देख लीजिएगा दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, आप लोग देखेंगे फिर नहीं। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे वह थे उदाइन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, उदाइन जो है ये हर्यक वंश के शासक थे और इन्होंने पाटलिपुत्र शहर का स्थापना किया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार थे। ठीक है, हर्यक वंश का जो संस्थापक थे वह थे बिंबिसार। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का सूत्र आप सभी लोग जानते हैं, अगर आप दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, C6H12O6, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ और भी जो है महत्वपूर्ण सूत्र दिया गया है, जैसे में भारी जल, वहाँ पर भारी हाइड्रोजन डी, भारी जल D2O। ठीक है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका 40 नंबर क्वेश्चन, कोठारी आयोग का संबंध किससे है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शिक्षा से। कोठारी आयोग का जो संबंध है वह शिक्षा से है। ठीक है, आपको बता दें कि सन 1964 ईस्वी में भारत सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य से कोठारी आयोग का गठन किया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 41 नंबर क्वेश्चन। आइए 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? डोडा बेटा जो पर्वत है वह किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी। जो नीलगिरी पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वह है डोडा बेटा। अब आपको बता दें कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट, यानी जो भारत का पूर्वी घाट है एवं जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के पर्वत नीलगिरी पर्वत ग्रंथि में मिलते हैं। ठीक है, यानी जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलान होता है वह नीलगिरी पर्वत पर मिलान होता है, और जिसका सर्वोच्च शिखर है डोडा बेटा, और उस डोडा बेटा चोटी का जो ऊंचाई है वह है 2637 मीटर, 2637 मीटर। तो इसको भी याद रखिएगा आप। और आपको बता दें कि जो डोडा बेटा है ये दक्षिणी भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अब 22 भाषा कौन कौन सी है तो यहाँ पर दिया गया है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? जो चंद्रयान 3 था उसके लैंडर का नाम क्या था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लैंडर विक्रम। आप सभी लोग जानते होंगे चंद्रयान 3 का जब न्यूज़ देख रहे होंगे तो विक्रम का बार बार जिक्र हो रहा था कि लैंडर विक्रम जो है लैंड कर गया है, तो आपका विक्रम जो था नाम था। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर क्वेश्चन। आइए 44 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है? किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है। अब देखिए इसमें दिया गया है कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी जो है, जो कि पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करता था हैदराबाद, वो आज की डेट में तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। ठीक है। वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राजधानी है उसकी राजधानी हैदराबाद है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन करके तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर क्वेश्चन, एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा टोन कहते हैं, टोन। एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को टोन कहते हैं। नेक्स्ट आपका 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मानव हार्मोन नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साइटोकाइनिन। जो साइटोकाइनिन है ये मानव हार्मोन नहीं है। जो साइटोकाइनिन है ये पादप हार्मोन है। क्या है? पादप, यानी पौधा वाला हार्मोन है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और इसकी जो खोज है दोस्तों, साइटोकाइनिन की खोज जो है, इसकी खोज मिलर नामक वैज्ञानिक और स्कूग और स्ट्रॉन्ग ने 1955 ईस्वी में किया था। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में किस में बृहत स्नानागार पाया गया है? बृहत यानी सबसे बड़ा स्नानागार पाया गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से बृहत स्नानागार पाया गया है।
अब इसको थोड़ा सा पॉइंट्स को फोकस कर लेते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है कि कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, सूती कपड़ा, मिट्टी की तराजू, मातृ देवी की मूर्ति, गले हुए तांबे के ढेर आदि भी मोहनजोदड़ो से ही पाया गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन में है, कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? तो वह था पांचाओ। जो पांचाओ था वह चीन का जनरल था और ये कनिष्क को हराया था। कुषाण वंश के जो महान शासक थे कनिष्क, उनको ये हराया था। ठीक है, नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? जो बजरंग पूनिया है उनका संबंध किस खेल से है? तो वह है दोस्तों कुश्ती से है बजरंग पूनिया का संबंध। ठीक है, और भी यहाँ पर कुछ खिलाड़ियों का नाम दिया गया है, जैसे में पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से, दीपिका कुमारी का जो संबंध है तीरंदाजी से है, हिमा दास का है धावक से यानी एथलीट से। ठीक है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है? जो राज्यसभा है कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन तक रोक सकती है। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन में है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो वह है आपका खेत का। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है खेत, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, तूतीकोरन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो वह है दोस्तों आपका तमिलनाडु में। तूतीकोरन बंदरगाह कहाँ है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है आपका 53 नंबर क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और ये कब किया है? 3 मई 1939 ईस्वी को 3 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, उत्प्रेरक का कार्य क्या है? उत्प्रेरक का कार्य क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी दोनों, यानी अभिक्रिया की दर को बढ़ाना यानी बढ़ा देना, और जो है अभिक्रिया की दर को घटा देना, यही है उत्प्रेरक का कार्य। नेक्स्ट है आपका 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? जो साइमन कमीशन में भारत आया था उसका विरोध क्यों हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, यानी जो साइमन कमीशन आया था इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, इसके लिए इसका विरोध किया गया। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, 1946 के नौ सैनिक विद्रोह का नायक कौन था? 1946 का जो नौ सैनिक विद्रोह था उसका नायक कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एम.एस. खां। एम.एस. खां जो था ये नौ सैनिक विद्रोह का जो था नायक था। नेक्स्ट है आपका 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन है, धात्विक खनिज का उदाहरण क्या है? धात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा है इनमें से? तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सोना, चांदी और लोहा, ये धात्विक खनिज का उदाहरण है। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है धातु का उदाहरण, इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन, बेला डीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लौ अयस्क के लिए। लौ अयस्क के लिए यानी लोहा के लिए, अयस्क के लिए आपका प्रसिद्ध है बेला डीला। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है महोगिनी और रोजवुड। महोगिनी और रोजवुड। नेक्स्ट है आपका 60 नंबर क्वेश्चन, नौका दौड़ किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा केरल। नौका दौड़ जो है यह केरल राज्य की प्रसिद्ध खेल है। नेक्स्ट है आपका 61 नंबर क्वेश्चन, नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र है वह किस राज्य में स्थित है? तो आइए पहले ऑप्शन देख लें। तो ऑप्शन में है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नरौरा परमाणु जो है ये है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश राज्य में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 62 नंबर क्वेश्चन, अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बोध गया में। अनिमेष लोचन चैत्य जो है ये बोध गया में स्थित है। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 64 नंबर क्वेश्चन।
64 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है गारो खासी एवं जयंतिया एक भाग है किसका? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार का। जो गारो खासी जयंतिया जो है ये मेघालय में स्थित है पहाड़ी, और ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इंटरनेट साथी। गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए जो है इंटरनेट साथी प्रोग्राम चलाया गया है। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों किस घड़ी में घंटे वाली सुई 48 घंटे में, मतलब किसी घड़ी में घंटे वाली सुई 48 घंटे में कितने चक्कर लेती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 चक्कर। जो घंटा वाली सुई है वह 48 घंटा में 4 चक्कर लेती है, क्योंकि 12 घंटे में एक चक्कर वह ले लेती है। तो 12 घंटे में एक चक्कर लेती है यानी बरचौ का 48, तो 4 चक्कर लेगी। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन। श्याम का स्थान दाएं तथा बाएं दोनों ओर से 8वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 15 है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 68 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु को 930 रुपये में बेचने पर 7% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1000 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है, आप PDF में देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन। घनाभ आयतन तो घन क्या? यानी घनाभ में आयतन होता है तो घन में क्या होता है? तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर में है तो घन का होता है वर्ग, यानी जिस प्रकार घनाभ का आयतन होता है उस प्रकार घन का वर्ग होता है। ठीक है, नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन। इसका भी देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिएगा, मैथ का क्वेश्चन है। 71 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दस्ताने जिस प्रकार हाथ से संबंधित है तो मौजे किस प्रकार, मतलब किससे संबंधित है? तो वह है पैर से। यानी जो दस्ताना है वह हाथ में लगाया जाता है, तो मौजे किस में लगाया जाता है? तो पैर में। ठीक है, नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन। एक बूढ़ा व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा कि उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। उस बूढ़े व्यक्ति का राम से क्या संबंध है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पिताजी, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों निम्नलिखित विद्रोह को क्रम में सजाएं। निम्नलिखित विद्रोह को क्रम में सजाएं। तो देखिए सबसे पहले होगा आपका चंपारण सत्याग्रह, यानी 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद हुआ है आपका अहमदाबाद आंदोलन, यह भी हुआ है 1918 में। अहमदाबाद आंदोलन जो है ये भी 1918 में हुआ है। खेड़ा सत्याग्रह उसके बाद होगा, ये भी हुआ है आपका 1918 में, लेकिन ये कुछ पहले महीना हुआ है, उसके ये जो है उसके 2-3 महीना के बाद हुआ है। ठीक है, तो इसका डेट भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2-1-3। तो पहले आइए देख लेते हैं कि कब कब हुआ है। तो देखिए जो चंपारण सत्याग्रह है ये 1917 में हुआ है। अभी हम आपको बताएं जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है ये फरवरी मार्च में हुआ है। कब हुआ है? फरवरी मार्च 1918 में हुआ है। और जो खेड़ा विद्रोह है ये हुआ है 1918 में मार्च जून में। हमने अभी आपको बताया है कि जो खेड़ा विद्रोह है ये 1 या 2 महीने के बाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है 74 नंबर क्वेश्चन। कितने मूलधन का 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष में साधारण ब्याज 120 प्राप्त होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 200। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन। 5/11 और 11/5 का योग है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 146/55। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन। किसी संख्या का 63% 315 है, वह संख्या क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 500, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 77 नंबर क्वेश्चन। सबीर ने 132 में एक खिलौना खरीदकर इसे 15% लाभ पर बेच दिया। खिलौना का विक्रय मूल्य क्या था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 151.80 पैसे, यानी 151 रुपये 80 पैसा। नेक्स्ट है आपका 78 नंबर क्वेश्चन। इसको भी आप देख लीजिएगा, मैथ का क्वेश्चन है। इसमें आप क्या बताएं, इसका PDF दे देंगे, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, मैथ का जितना भी इसमें क्वेश्चन दिया गया है मैथ रीजनिंग का, इसको आप समझ लीजिएगा दोस्तों। इसमें कोई समझाने वाला बात है नहीं। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन सब चीज़ का दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर टोटल का टोटल मैथ का क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन GK GS का आ गया है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो देखिए इसमें दिया गया है 95 नंबर क्वेश्चन में कि विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु कितना न्यूनतम उम्र होना चाहिए? तो आपका 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन। बृहद ट्रंक मार्ग यानी ग्रैंड ट्रंक रोड जो है किससे संबंधित है? तो वह है सड़क परिवहन से, तो ये इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में है? तो वह है आपका स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता
घटती है, ये भी इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है, किसका? तो वह मापन किया जाता है दूरी का, ठीक है। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है अलकनंदा तथा भागीरथी नदी आकर कहाँ पर मिलती है? तो वह मिलती है देवप्रयाग में, तो इसको भी याद रखिएगा। तो आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, और जितना भी पॉइंट इसमें हम नहीं बताए हैं तो हम PDF दे देंगे, इसको आपको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल